गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट थर्ड, जिसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के ऊष्मीय गुणधर्म और पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इसमें? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थों के क्या ऊष्मीय गुणधर्म के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है भैया पदार्थों के ऊष्मीय गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो देखो इसको कैसे समझाते हैं कि जब हम क्रिस्टल को क्या करते हैं, ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो आप जानते हो कि क्रिस्टल में क्या होते हैं, ऐसे जालक बिंदु होते हैं जिन पर परमाणु व्यवस्थित होते हैं हमारे पास। ये क्या है? हमारे पास एक क्रिस्टल है जो कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। तो ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं? ताप देते हैं। तो तापीय ऊर्जा के कारण ये जो जालक है ना, इसमें कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, ये हिलने लग जाते हैं, एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं? ये कंपन करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन होने लग जाते हैं इनमें। कब? जब हम इसको क्या देते हैं? ताप देते हैं। ठीक है, तो इन कंपनों से क्या होता है? ठोसों में ऊष्मीय गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठोसों में ऊष्मीय गुणधर्म पाए जाते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं हम? एक तो आती है इसमें क्या? ऊष्मा प्रसार, यानी थर्मल एक्सपेंशन। ऊष्मा प्रसार क्या होता है? जैसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो वस्तु क्या हो जाती है? फैल जाती है ताप देने पर। ठीक है, गर्म करने पर वस्तु क्या हो जाती है? फैल जाती है। जैसे एक धातु की हमने प्लेट ली, उसको गर्म किया, गर्म करने पर वो थोड़ी सी क्या हो गई? फैल गई। ये थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ऊष्मीय प्रसार हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी देखते हैं हम, वो क्या देखते हैं हम क्रिस्टल में? ऊष्मा चालकता देखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं, यानी कि ठीक है कि ऊष्मीय चालकता क्या होगी पदार्थों की? कम होगी, ज़्यादा होगी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई पदार्थ की। तीसरी जो हम बात करते हैं वो ऊष्माधारिता की बात करते हैं, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। जब पदार्थों को गर्म करते हैं तो वो पदार्थ गर्म हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। तो यानी कि वो कितना गर्म हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारे पास? ऊष्मीय प्रॉपर्टीज है, ऊष्मीय गुणधर्म होते हैं ये पदार्थों के। और ये कब डिस्कस कर रहे हैं? जब हम उसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें एक टॉपिक देखते हैं, पहले ठोस के लिए। ठीक है, एक ठोस के लिए हम क्रिस्टल ठोस के लिए बात करते हैं हम, ना। तो देखो ठोस छड़ में हम देखते हैं, ठोस छड़ यानी सॉलिड रॉड जो होती है हमारे पास, उसमें हम प्रत्यास्थ तरंग देखते हैं। ठीक है, ठोस छड़ में क्या? प्रत्यास्थ तरंगे देखते हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे देखते हैं। प्रत्यास्थ तरंगे क्या होती है हमारे पास? इलास्टिक वेव। प्रत्यास्थ तरंग मतलब इलास्टिक वेव क्या होती है? देखो इसको कैसे समझा सकते हैं वो सुनना। हमने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है समझना। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग है। क्या है ये? स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और ये स्प्रिंग क्या होती है हमारे पास? प्रसारित हो जाती है, लंबी हो गई, पहले की तुलना में खिंच गई है। अब जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी कौन सी स्थिति में आ गई है? यदि ये पहली वाली स्थिति में, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्रत्यास्थता की। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। जैसे रबड़ है, रबड़ को हमने क्या खींचा, ठीक है, उसे छोड़ दिया, वापस वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया,
तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम ठोस छड़ में कौन सी तरंग बोलते हैं? प्रत्यास्थ तरंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं? ये भी तो स्प्रिंग को जैसे ही खींच के छोड़ा, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गई। देखो स्प्रिंग है, खींचा फिर वापस छोड़ दिया, तो वापस कौन सी स्थिति में आ गई? प्रारंभिक स्थिति। यानी इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ठोस छड़ में प्रत्यास्थ तरंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम क्या लेते हैं? एक ठोस छड़ लेते हैं। देखो ठीक है, माना एक ठोस छड़, ठीक है, क्या लेते हैं हम? एक ठोस छड़ लेते हैं, यानी सॉलिड रोड लेते हैं। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो देखो ये मैंने एक क्या ले लिया? छड़ ले लिया। ठीक है, और ये छड़ जो है सिलेंड्रिकल टाइप है, बेलनाकार है, ये बेलनाकार छड़ ले ली। अब देखो इसमें ये जो गोल है ना, ये जैसे पाइप होता है, पाइप क्या होता है? पाइप होता है। तो पाइप में इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ठीक है, वो कितना है हमारे पास? ए होता है। ऐसा होता है ना, पाइप ऐसे गोल होता है, फिर ऐसे होता है लंबा ना, तो इस पाइप में एक गोल भाग होगा, ये जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है? ए होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे काटते हैं तो गोल जो निकलता है उसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम? देखो ये इसमें क्या होते हैं, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। जब हम इसे हथौड़े से ऐसे क्या करते हैं? ठोकते हैं। ठीक है, तो इनमें कंपन होते हैं। क्या होते हैं? कंपन। जैसे एक एटम या एक परमाणु यहाँ है, एक एटम या परमाणु यहाँ है, जैसे हम इसे हथौड़े से थोड़ा सा ऐसे मारते हैं इसमें, है ना, तो ये एटम ऐसे यहाँ से यहाँ खिसक जाता है, ये एटम भी यहाँ से यहाँ खिसक जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो एटम होते हैं ना, वो वापस से कहाँ आ जाएंगे? अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। ये वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि हमारे पास कौन सा गुण को व्यक्त करते हैं? प्रत्यास्था के गुण को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से हथौड़े से इस पर आवेग दिया ऐसे, तो ये जो एटम होता है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये अपने स्थान से इधर चले गए, ये अपने स्थान से इधर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे मूव के वापस कुछ देर बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गए। तो इस तरीके से कौन से गुण को व्यक्त करते हैं? प्रत्यास्था के गुण को व्यक्त करते हैं। कौन से गुण को व्यक्त करते हैं? प्रत्यास्था के गुण को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो इसमें तरंग बनेगी, कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। जो हमारे पास तरंग बनती है वो कौन सी तरंग बनती है? प्रत्यास्थ तरंगे बनती है। ठीक है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी क्यों बोलते हैं? देखो आपने स्प्रिंग पढ़ा था, स्प्रिंग है, ठीक है, इसको ऐसे खींच देते हैं तो ऐसे खींच जाती है, छोड़ते हैं तो वापस आ जाती है। तो कण कहाँ जा रहे हैं? देखो कण इस दिशा में जा रहे हैं, कंपन भी ऐसे हो रहा है कण की, यानी तरंग विक्षोभ होता है। तरंग क्या होता है? डिस्टर्बेंस, विक्षोभ होता है। जैसे ही हम इसको ऐसे क्या करेंगे? देखो खींचेंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये देखो ये तरंग इस दिशा में चलेगी ऐसे, और विक्षोभ भी ऐसे करेगा हमारे पास। तो ऐसी तरंग को बोलते हैं कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। तो हम इसे बोल देते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है हमारे पास? जिसमें जो कण होते हैं वो कंपन भी ऐसे करते हैं और तरंग की दिशा भी ऐसे होती है। ठीक है, वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, चलो तो हम इस पर आ जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा कि प्रत्यास्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसका यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर
हम तो किसकी बात कर रहे हैं, इसमें प्रत्यास्थ तरंग जो होगी है ना, इसमें जो तरंग बनेगी उसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन निकालने वाले हैं, समीकरण निकालने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो पदार्थ होगा यानी कि किसी भी चीज़ का होगा, ये हमारे पास जैसे लोहा है कुछ भी है, तो इसका घनत्व होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जिसके पदार्थ का घनत्व, हर चीज़ का क्या होता है, घनत्व होता है ना, कितना मान लेते हैं हम, रो है, डेंसिटी क्या है इसकी, रो है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें दो तल लेते हैं। ठीक है, माना, ठीक है, दो तल क्या हैं, ए व बी हैं, कंपन के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, ए डैश व बी डैश पर चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छड़ है, छड़ किससे मिलकर बने होगी, परमाणुओं से। मान लो यहाँ पर एक हमारे पास तल है ए, यहाँ पर परमाणु है, और यहाँ पर है हमारे पास बी। अब जैसे ही आप इसमें हथौड़े से क्या देते हो, आवेग देते हो ऐसे, तो ए खिसक के कहाँ आ गया हमारे पास, ए डैश पर खिसक के आ गया, और बी खिसक के कहाँ आ गया, मान लो बी डैश पर आ गया। ए खिसक के कहाँ आ गया, ए डैश पर, और बी खिसक के कहाँ आ गया, बी डैश पर। तो प्रारंभ में जो ए था ना हमारे पास और जो बी था, सपोज कीजिए प्रारंभ में ए और बी था, इनके बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो हम मान लेते हैं कितना है, डेल्टा एक्स है। कितनी है, डेल्टा एक्स है। और ये यहाँ से जो ए तल है वो कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब प्रारंभ में तो ए और बी, यहाँ पर है तल ए और ये बी है, यानी एटम होंगे यहाँ पर, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, डेल्टा एक्स। अब जब आवेग दिया हमने इसे, तो ए कहाँ खिसक गया, ए डैश पर खिसक गया। ए कहाँ खिसक जाता है हमारे पास, ए डैश पर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे खींच ले हम, तो जो हाँ ए वाला बिंदु है वो खिंच के कहाँ चला जाएगा, ए डैश पर, बी वाला खिंचकर कहाँ चला जाएगा, बी डैश पर चला जाएगा। तो ए डैश पर आ गया। मान लो इनके बीच में विस्थापन जो हुआ वो कितना हुआ, साई हुआ। ठीक है, और बी डैश पर चला गया। मान लो इसके बीच में विस्थापन जो हुआ, साई प्लस क्या हुआ, डेल्टा साई हो गया। ठीक है, ये तो विस्थापन कितना मान लिया मैंने, साई, और ये कितना मान लिया, बी खिसक के गया बी डैश पर, साई प्लस डेल्टा साई मान लिया। ठीक है, तो देखो प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ में ए व बी तल के मध्य की जो दूरी है, ए व बी के मध्य के तल की, ए व बी तल के मध्य की जो लंबाई है, दूरी है, वो कितनी होगी बताओ। ठीक है, ये बेलन है, ध्यान रखना, ये बेलनाकार शेप है, ये बेलनाकार, इसकी लंबाई भी होगी और इसका क्षेत्रफल भी होगा। तो बताओ ए और बी के डेल्टा एक्स है, ये और बी के तल के मध्य की लंबाई कितनी है, ए एक्स है, डेल्टा एक्स है हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, ए खिसक के कहाँ आ गया, ए डैश पर, और बी खिसक के कहाँ आ गया, बी डैश पर। अब देखो ए में विस्थापन साई है और बी खिसक के बी डैश आ गया, साई प्लस डेल्टा साई है। मैंने ये माना है कि ये कण ज़्यादा विस्थापित हुआ है कंपेयर इसके, ए डैश पर कम आया है, बी डैश पर ज़्यादा आया, बी से बी डैश पर ज़्यादा आया है। ठीक है, तो हम लंबाई में क्या निकाल सकते हैं, परिवर्तन निकाल सकते हैं। देखो लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, पहले क्या था, ए बी था, अब क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। पहले तो क्या थी इन दोनों के बीच की दूरी, ए बी थी, अब क्या हो गई, ए डैश बी डैश हो गई। तो हम ए डैश बी डैश में से क्या घटा देते हैं, ए बी घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये लंबाई में परिवर्तन है। अब देखो ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डैश को ये यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए डैश बी
और b प्लस बी डैश लिख सकते हैं, b इंटू बी डैश लिख सकते हैं, माइनस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं a इंटू क्या a डैश और प्लस a डैश b लिख सकते हैं हम इसे। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो a डैश b प्लस b इंटू बी डैश माइनस a इंटू a डैश माइनस a डैश इंटू b, a डैश b से a डैश b कैंसिल हो गया, तो लंबाई में जो परिवर्तन हो गया है पहले वो कितना हो गया हमारे पास b b डैश माइनस a डैश b डैश की वैल्यू कितनी है, b डैश की वैल्यू है साई प्लस डेल्टा साई माइनस a डैश की वैल्यू कितनी है साई है, साई से साई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास डेल्टा साई आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास डेल्टा साई आ गया। इतनी लंबाई में क्या हो जाता है हमारे पास, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहले ये ऐसा था, ठीक है ऐसा था, अब हमने इस पर क्या लगाया, आवेग लगाया, तो ये खिंच के ऐसे की जगह अब ये ऐसा हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, ये ऐसा हो गया। पहले एक रबड़ ऐसे था, अब रबड़ को हमने ऐसे खींच दिया, तो बताओ लंबाई बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, बढ़ गई। तो हम बोलते हैं कि ये जो रबड़ है ना वो विकृत हो गया, क्या हो गया हमारे पास, विकृत हो गया। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि ये भी क्या हो गया हमारे पास, विकृत हो गया, विकृति उत्पन्न हो गई, इसमें स्ट्रेन उत्पन्न हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विकृति क्या होती है। लंबाई, जब लंबाई बढ़ती है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब लंबाई बढ़ती है ना तो हम किसकी बात करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य कब आती है, जब हम लंबाई की बात करते हैं। और विकृति कैसे निकाली जाती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे क्या, प्रारंभिक लंबाई। कैसे निकालते हैं, लंबाई में कितना चेंज हुआ है और इनिशियली लंबाई कितनी है। तो लंबाई में इस विकृति को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, विकृति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस से। तो देखो लंबाई, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा साई हुआ है, तो डेल्टा साई लिख देंगे। प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, ये है ए बी, अब जब a डैश b डैश हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा साई। प्रारंभ में कितनी थी, डेल्टा x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डेल्टा x लिख देंगे। ठीक है, अगर ये डेल्टा की वैल्यू बहुत ही क्या हो, अग्रसर हो जीरो की ओर, तो s इज इक्वल टू विकृति जो आएगी हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगी, इसको d में चेंज करके लिख सकते हैं, ये x है, d साई अपॉन क्या, dx। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, विकृति का। s बराबर से क्या बन जाएगा, d साई अपॉन dx। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो जहां पर भी हमारे पास लंबाई में परिवर्तन होता है और वहां अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्यास्था की, जैसे रबड़ है, रबड़ को हमने खींचा, ठीक है, अब इसको अगर छोड़ दें और ये वापस कौन सी स्थिति में आ जाए, प्रारंभिक स्थिति में, प्रत्यास्था का गुण वैलिड हो रहा है, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करते हैं, यंग का प्रत्यास्था गुणांक की, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, यानी कि किसकी बात करते हैं, यंग का प्रत्यास्था गुणांक। 11th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है, देखना आप। यंग का प्रत्यास्था गुणांक किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल Y से। क्या होता है हमारे पास, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, प्रतिबल बटे क्या, विकृति। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है, चलो ये भी बता देता हूँ। रबड़ है, रबड़ को हमने ऐसे खींचा, ठीक है, अब इसको हम जब छोड़ते हैं ना तो वो बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वो बल जो कि इसको कहाँ ला रहा है, वापस ला रहा है, वो बल क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। ये यंग का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रतिबल क्या होता है 11th क्लास में, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। y इंटू क्या होती है, विकृति। प्रतिबल बराबर से होता है बल बटे क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिबल बराबर से क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल।
प्रतिबल, यानी कि बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का भाग दे दो। तो y इंटू क्या, विकृति। ये y क्या है, यंग मॉड्यूलस यानी यंग का प्रत्यास्था गुणांक। तो बल आ जाएगा हमारे पास y इंटू विकृति इंटू क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल को हम किससे डिनोट कर देते हैं, F से। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y विकृति कितनी है, S है, और क्षेत्रफल कितना है, A है। तो F बराबर से क्या आ जाएगा, y इंटू एस इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, A हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकली आई हमारे पास, बल की वैल्यू निकली आई। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो विकृत हो रहे हैं वो तल कौन से हैं, एक तो है A है और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, क्योंकि A खिसक के कहाँ आया है, A डैश पर, और B खिसक के कहाँ आया है, B डैश पर। अब जब A परमाणु पर बल लगेगा तभी तो A डैश पर आएगा, B पर बल लगेगा तभी तो B डैश पर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बिंदु ठीक है, A व B पर, यानी कि तल भी बोल सकते हैं, तल A व B पर, तल A व B पर क्या होगा, देखो तल A व B पर कितना बल होगा, देखो FA इज इक्वल टू यंग का प्रत्यास्था गुणांक y होता है या नहीं होता, होता है। ठीक है, A क्या है, क्षेत्रफल है, वो तो सेम रहेगा अनुप्रस्थ, क्योंकि बेलन तो सेम ही रहता है, ये बेलन तो सेम ही रहेगा, तो इसको कहीं से भी काट लो, इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, A ही रहेगा, तो A रहेगा। लेकिन A बिंदु पर विकृति हम मान लेते हैं कितनी, A बिंदु विकृत होकर A डैश पर आएगा, B बिंदु विकृत होकर B डैश पर, तो विकृति कितनी मान लेते हैं, ऐसे। B की बात करते हैं तो एफ बी इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू एस बी। ऐसे और एस बी क्या है, ए व बी तल पर क्या है, विकृति है। ठीक है, ए व बी तल पर क्या है हमारे पास, विकृति है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो डेरिवेशन निकालना है ना हमें कि इसमें तरंग, इसमें जैसे ही हम इसमें आवेग लगाते हैं ना, जैसे हथौड़े से मारते हैं तो ये ऐसे कंपन करता है तो तरंग बनती है। वो तरंग कौन सी होती है, प्रत्यास्थ तरंग होती है। उसके लिए समीकरण निकाल रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, है ना। तो परिणामी बल निकालते हैं, इसलिए एक्स डायरेक्शन में परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल आप कैसे निकाल सकते हो, किसी में से भी कोई सा भी घटा दो। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं ऐसे, इसे एफ बी माइनस क्या एफ ए। हमने मान लिया बी पर बल ए की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए, एफ इज इक्वल टू, आप एफ ए माइनस एफ बी भी कर सकते हो, वाई इंटू ए इंटू एस बी माइनस वाई इंटू ए इंटू एस बी माइनस y इंटू ए इंटू क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो f इज इक्वल टू वाई इंटू ए एस बी माइनस क्या आ जाएगा, एस ए आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे हम। देखो अब आगे देखते हैं हम इसमें, इसको इक्वेशन 1 हमारे पास काम में आने वाली है, तो इसको तो अभी हटाते नहीं है। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। अब देखो इसके बाद ये आ गया हमारे पास क्या, एफ इज, अब देखो एस बी माइनस ऐसे क्या है, एस बी माइनस ऐसे क्या है, यानी कि बिंदु बी पर विकृति माइनस बिंदु ए पर विकृति। क्या बिंदु बी पर विकृति और ए पर विकृति समान है, नहीं है। ए खिसक कर ए डैश पर गया और बी खिसक कर बी डैश पर गया, तो विकृति दोनों पर क्या है, अलग अलग है ना। तो विकृति चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ए से बी तक जा रहे हैं तो विकृति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो देखो इसको हम कैसे लेते हैं, देखो
कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। हम लेते हैं ए और बी पर, क्या विकृति सेम है, नहीं है, तो हम लिखेंगे डी एस अपॉन डी एक्स। यानी कि जब हम ए से बी की ओर जाते हैं तो विकृति में क्या हो रहा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जब ए पर विकृति देखते हैं और बी पर विकृति देखते हैं तो दोनों पर विकृति क्या है, अलग अलग है। बी पर विकृति ज्यादा है इन कंपैरिजन क्या ए, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं तो विकृति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, कितनी दूरी तक चेंज हुई है, ये देखो, ये पूरी दूरी कितनी कितनी विकृति चेंज हुई है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से क्या कर दिया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए हमारे पास जो फोर्स आ जाता है, हमारे पास F इज इक्वल टू वाई इंटू ए और एस बी माइनस एस ए की वैल्यू डी एस अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो, s की वैल्यू क्या होती है, डी साई अपॉन डी एक्स। तो f इज इक्वल टू वाई इंटू ए डी अपॉन डी एक्स और s की वैल्यू क्या होती है, डी साई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो f इज इक्वल टू वाई इंटू ए डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये फोर्स आ गया हमारे पास इस तरीके से, लेकिन हमारे पास एक महाशय कौन से हैं, न्यूटन है। तो न्यूटन क्या कहते हैं हमारे पास, कि जो फोर्स होता है ना वो एम इंटू ए होता है। फोर्स यानी बल जो होता है वो एफ बराबर से क्या होता है, एम ए होता है। तो हम यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। m क्या होता है, देखो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन v होता है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वी, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, m इज इक्वल टू रो। अब बात आती है आयतन की। बेलन का आयतन कैसे निकालते हो, ये बेलन है, इसका आयतन कैसे निकालते हो, ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई है, यानी क्षेत्रफल को किससे गुना कर देते हैं, लंबाई से। अब आ जाती है, देखो ये बेलन ही है, ये बेलनाकार ही है, इसका क्षेत्रफल तो कितना है, a ही है, क्षेत्रफल तो कितना है, a ही है, तो a ही है। और इसकी केवल ए बी भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से गुना कर दो तो ये ए बी वाला जो भाग है ना, इसका आयतन निकल आएगा, कितना होता है, a इंटू डेल्टा एक्स। तो v की जगह क्या लिखेंगे, a इंटू डेल्टा एक्स लिख देंगे। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m की जगह रो इंटू a इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, इनटू इसके बाद आप यहाँ और सुनना, a क्या होता है, त्वरण होता है। a क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ फलन कौन सा है हमारे पास, साई है। कौन सा है, विस्थापन, साई है। विस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जब मूव करेगा, वेग होगा, कण ऐसे गति करेंगे उनका वेग होगा, वेग में परिवर्तन त्वरण होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, विस्थापन में 2 बार परिवर्तन, यानी कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। अरे ये पढ़ा है ना, a बराबर होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ विस्थापन कितना है, साई है, तो यहाँ आ जाएगा साई डी टी स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड आ गई। अब क्या करते हैं, देखो दोनों इक्वेशन फोर्स की है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, वाई ए इंटू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स इक्वल आ जाएगा किसके, रो इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और वाई ए से क्या कैंसिल हो गया, ए,
तो यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर बनेगा। इसमें हम डिवाइड कर देंगे क्या, y अपॉन रो, और डी स्क्वायर साई अपॉन क्या, डी एक्स स्क्वायर। रो क्या है, घनत्व है, और y क्या है, यंग का प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, यह छड़ में संचरित, जो छड़ में तरंग बनती है ना जब कण विस्थापित होते हैं, यह छड़ में संचरित प्रत्यास्थ तरंग का क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, तो जब हम छड़ जो हमने ली थी ना, उस छड़ में हमने हथौड़े से आवेग दिया था, तो कण क्या कर रहे थे, कंपन कर रहे थे, जिसके कारण उसमें विक्षोभ बनती है, तरंग बनती है। कौन सी तरंग बता रहे थे हम, प्रत्यास्थ तरंग बता रहे थे। तो वो प्रत्यास्थ तरंग का क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।